हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने दो पार्ट उपनिवेशवाद और उसके बाद प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधियाँ, वो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज ये हमारा तीसरा पार्ट है और आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के द्वारा भूमि सुधार के लिए उठाए गए कुछ कदम। तो भूमि सुधार के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उनके बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। तो पहला कदम है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये आया था 1772 में और कौन लाया था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग लाया था ट्रायल एंड एरर मेथड 1772 में। संपूर्ण भूमि, इसमें क्या होता था कि संपूर्ण भूमि का स्वामी शासक होता था। ऊंची बोली लगाने वाले को केवल कर संग्रह का अधिकार दिया जाता था और कितने समय के लिए? 5 साल के लिए अधिकार दिया जाता था। लेकिन 1773 में कौन एक एक्ट आया था? कौन सा एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। इन जो ये एक्ट्स हैं और अधिनियम हैं, ये हमारे पेट के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो जो भी विधायी एक्ट्स हैं उनका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्ट आया था 1773, पहला एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके अंतर्गत ये जो 5 साल की अवधि है इसको कम करके 1 वर्ष कर दिया गया। अब जो है ऊंची बोली लगाने वाले को केवल 1 वर्ष तक लगान वसूलने का कार्यभार सौंपा गया। तो ये रहा ट्रायल एंड एरर मेथड। किसके द्वारा लाया गया? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में लाया गया। और संपूर्ण भूमि का स्वामी इसमें शासक था। 5 साल के लिए कर संग्रह था पहले, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया और इसमें संशोधन कर दिया गया और 5 साल से घटाकर 1 साल कर संग्रह का समय रखा गया। अगला है स्थायी बंदोबस्त। इस पे तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं लेखपाल वगैरह में, और यूपी ट्रिपल एस सी का फेवरेट है ये टॉपिक। तो स्थायी बंदोबस्त ये आया था 1792 में। स्थायी बंदोबस्त 1792 में। संपूर्ण भूमि का स्वामी, संपूर्ण भूमि का स्वामी जमींदार जो कर वसूल कर देता था। संपूर्ण भूमि का स्वामी कौन था? जमींदार था जो कर वसूल कर देता था। स्थायी बंदोबस्त को मालगुजारी, जागीरदारी और क्या कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। किस किस नाम से अगर पूछा जाए? जमींदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था या मालगुजारी। तो ये कब आया? 1792 में आया। और इसमें कौन स्थायी बंदोबस्त में जो ज़मीन का स्वामी है वो भूमि का स्वामी जमींदार होता था, है ना। संपूर्ण भूमि का स्वामी जमींदार होता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्थायी बंदोबस्त में स्वामी कौन होता था? जमींदार, जो कर वसूल कर देता था सरकार को। सर जॉन सोर इस व्यवस्था से जुड़े हैं। कौन? सर जॉन जॉन सोर इस स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से जुड़े हैं। इसमें कितना हिस्सा होता था? 10/11 हिस्सा शासक के पास रहता था। मतलब जैसे 11 पार्ट कर वसूला गया तो उसमें से जमींदार जो है केवल अपना 1/11 ही अपने पास रखता था और बाकी सारा 10 पार्ट जो है वो शासक के पास उसको जमा करना होता था। तो इसमें पूछा जा सकता है कि जमींदार के पास कितना रहता था? 1/11 ही रहता था। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत, रैयत मतलब क्या होता है? किसान। रैयत मतलब किसान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि किसान का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? किसान जो है अपनी समस्या सरकार से प्रत्यक्ष रूप से बता सकती है। तो किसान का सरकार से इसमें प्रत्यक्ष संबंध था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जैसे इसका नाम लिया जाए तो रैयत मीन्स किसान, मतलब किसान का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता पूछा जाता है रैयत रीड। रैयत रीड, है ना। और मुनरो, थॉमस मुनरो। तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो थे इस व्यवस्था के जन्मदाता। और ये भी स्थायी बंदोबस्त भी 1792 में आया और रैयत भी 1792 में आया। 1792 में कैप्टन रीड ने मद्रास के, कहाँ? मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया था। ये पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई, तो किसके द्वारा हुई? तो 1792 में कैप्टन रीड ने मद्रास के 12 महल जिले में लागू की, ठीक है। इस व्यवस्था की लगान दर काफ़ी ऊंची थी। इसकी लगान दर काफ़ी ऊंची थी और कठोरता से भी कठोरता से ली जाती थी।
तो सबसे ऊंची जो लगान दर है, जो सबसे कठिन व्यवस्था है, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था ही है। 1835 में गोल्ड स्मिथ और विग्नेट ने इसमें सुधार भी किया। ठीक है, तो ये रहा रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला है महलवाड़ी व्यवस्था। तो महल शब्द का अर्थ, जैसे वहाँ पर रैयतवाड़ी का मतलब किसान था, ऐसे ही यहाँ पर महल शब्द का अर्थ है ग्राम या जिला। तो ये भी पूछा जाता है कि महलवाड़ी व्यवस्था में महल का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में बाकी और भी ऑप्शन दिए होंगे और इसमें ग्राम दिया होगा, ग्राम या जिला। ठीक है, फिर महलवाड़ी व्यवस्था से कौन संबंधित है? माँ से महलवाड़ी और माँ से मैकेंजी। जैसे रैयत में रा से रैयत, रा से रीड, वैसे महलवाड़ी में माँ से महल और माँ से मैकेंजी। तो हॉल्ट मैकेंजी जुड़े हैं इस व्यवस्था से। इसे सर्वप्रथम अवध और आगरा में लागू किया गया। इसे सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? अवध और आगरा में लागू किया गया। तो ये हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महलवाड़ी व्यवस्था जो भी यूपी से रिलेटेड है, तो उसमें ये लागू किया गया। अवध और आगरा में सबसे पहले लागू की गई महलवाड़ी व्यवस्था। 1833 में ये कब आई थी? ये आई थी महलवाड़ी व्यवस्था 1833 में। बाकी ऊपर हम लोगों ने 1792 में देखा है ना। 1772 में सबसे पहली वाली ट्रायल एंड एरर मेथड 1772 में थी ना। 1773 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। उससे एक साल पहले कौन सी आई थी? ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि हेस्टिंग लाए थे, वॉरेन हेस्टिंग, है ना। और फिर 1792 में दो देखी, एक रैयतवाड़ी और एक कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त। अब यहाँ पर 1833 में महलवाड़ी व्यवस्था, महल का मतलब है ग्राम, और ये इस व्यवस्था से कौन जुड़े हैं? हॉल्ट मैकेंजी। इसे सर्वप्रथम अवध और आगरा में लागू किया गया। 1833 में मार्टिन बर्ड जो हैं, बर्ड ने पहली बार मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग कर भूमि का सुधार किया। यही कारण है इन्हें उत्तर भारत में भूमि सुधार का प्रवर्तक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को, है ना। इन्हें उत्तर भारत में भूमि सुधार का प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये रहे भूमि सुधार से रिलेटेड कुछ उठाए गए कदम अंग्रेजों के द्वारा। अब यहाँ पर किसान आंदोलन है। ये विस्तार पूर्वक पढ़ने से पहले हम एक टेबल देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रमुख किसान आंदोलन यही है, टेबल बनाया और ऊपर जो है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। तो पहला देखेंगे नील विद्रोह। नील विद्रोह पूछा जाता है कि नील विद्रोह जो था, आंदोलन था, उसके नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। दिगंबर विश्वास और कौन थे? विष्णु विश्वास। मतलब पहले अब नील लगाओगे, जब नील लगाओगे तो नील लगाते हुए लोग डरते हैं, विश्वास नहीं होता है कि ये परफेक्ट कलर आएगा कि नहीं आएगा। कभी कभी ज़्यादा डार्क चढ़ जाती है नील कपड़ों पे, तो विश्वास नहीं होता है। इसीलिए इनके नेता में अब ट्रिक क्या बनाएंगे कि नील विद्रोह में कौन है नेता? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील में विश्वास, है ना। और ये कब आई थी? 1859 और 60। विश्वास 60, 59 और 60। अच्छा, नील लगाते कौन है? जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो बहुत वाइट कपड़े पहनते हैं ना, तो जो भी 59-60 साल के हो जाते हैं वो लगाते हैं नील कपड़ों में। तो विश्वास 1959 और 60 तब आई थी, है ना, नील विद्रोह। और ये प्रभावित क्षेत्र इसका कौन सा था? ज़्यादातर बंगाल और बिहार की तरफ ही ये जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, क्योंकि वहीं पर अंग्रेज़ों का जो है छेड़खानी अंग्रेज ज़्यादा कर रहे थे। और फिर अगला है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह किसका है? ईशान राय, शंभूपाल और केशवचंद्र राय का, है ना। तो जो पाबना है, पाबना विद्रोह ये ईशान राय का है, शंभूपाल का है और केशवचंद्र राय का है। तो जब हम पाबना मतलब पाबना, पापा से पापा ले लो, पापा जो हमारे पापा होते हैं वो हमें अच्छी अच्छी राय देते हैं, है ना। तो 2 बार राय है और हमें हमारा पालन पोषण करते हैं, तो यहाँ पर पाल है। तो पाबना विद्रोह के नेता कौन है? ईशान राय, शंभूपाल, केशवचंद्र राय। ठीक है, और ये 1873 और 76 में आया, चला था आंदोलन। और ये प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? बंगाल, है ना। पाबना विद्रोह
कि ट्रिक क्या है, पापा हमें राय देते हैं और हमें हमारा जो है पालन पोषण करते हैं। तो पाबना विद्रोह ईशान राय, शंभूपाल, केशव चंद्र राय 1873-76 में बंगाल में प्रभावित क्षेत्र था पाबना विद्रोह। चलो ठीक है, तो बंगाल तरफ नील हो गया, पाबना हो गया। अब दक्कन, दक्कन तो दक्षिण में होता है। ये है अहमदनगर और महाराष्ट्र पुणे में। तो पुणे और अहमदनगर में ये दक्कन विद्रोह था और इसमें नेता कौन थे, जस्टिस रानाडे। दक्कन विद्रोह के नेता कौन हैं, जस्टिस रानाडे। ये हुआ था 1875। नील जो है बंगाल बिहार में 1859-60 और 73-76 में हुआ था। ठीक है, पाबना विद्रोह। अब ये दक्कन जो है 1875 में हुआ था, 1875 में। अच्छा एक ठीक है, 1875 में हुआ था और ये पुणे और अहमदनगर के क्षेत्र में प्रभावी था। जस्टिस रानाडे इसके नेता थे। फिर है मोपला विद्रोह। मोपला बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पर मोपला विद्रोह के जो नेता हैं वो सैयद अलावी और फजल हैं। कौन है, सैयद अलावी और फजल। मोपाला अलावी। और जब पाला पड़ता है, जब ठंडी में पाला पड़ता है तो हम लोग क्या जलाते हैं अलाव जलाते हैं। तो इससे ट्रिक हो गई, मोपाला विद्रोह सैयद अलावी और फजल। अलाव क्या होता है, जलता है, तो मतलब फजल। तो मोपाला विद्रोह के नेता सैयद अलावी और फजल। और ये कब आया था, 1836 से 54 के बीच में चला था, 1836 से 54 के बीच में। और इसका प्रभावी क्षेत्र कौन था, केरल था। ये मोपाला केरल में था। ठीक है, मोपाला में लास्ट में ला है और केरल में भी लास्ट में ला है, तो मोपाला केरल। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा है कि गांधी जी ने 1921 में, अच्छा असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चला था। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन चला था और ये मोपाला विद्रोह में गांधी जी का जब गांधी जी ने इसमें अपने असहयोग आंदोलन का जो है वो विलय कर दिया पुनः। तो पुनः जो है मोपाला विद्रोह में जब विलय हो गया तो यहाँ से 1921 में पुनः शुरू हुआ ये मोपाला विद्रोह। तो ये 1836 से 54 के बीच पहले चला, फिर 1921 में फिर से असहयोग आंदोलन में मोपाला विद्रोह वाले जो नेता थे वो शामिल होकर मोपाला विद्रोह को 1921 में पुनः शुरू किया। और असहयोग आंदोलन कौन चला रहा था, नेतृत्व करता थे गांधी जी। और इसमें फिर बाद में पुक्काया जो थे, पुक्काया नेता, एक थे नेता पुक्काया, इन्होंने 1921 में फिर से स्टार्ट किया था मोपाला विद्रोह असहयोग आंदोलन में विलय करते हुए। ठीक है, तो मोपाला 1836 से 54। अब यहाँ पर है फड़के विद्रोह। फड़के विद्रोह, ठीक है, फड़के ये सब ये फड़के हैं, खड़े हैं, ऐसे नाम कहाँ होते हैं, ये महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में ऐसे ही नाम होते हैं, फड़के खड़े नाम के बाद में लगा होता है। तो फड़के विद्रोह महाराष्ट्र क्षेत्र में है, ये तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और 1879 में आया था फड़के विद्रोह जो है, 1879 में ये चला था। और इसमें क्या कौन है नेता, वासुदेव बलवंत फड़के, इनके नाम में भी फड़के है। तो चलो ठीक है, ये तो ठीक है, आसान है। चंपारण हम लोग जानते हैं। चंपारण जो है गांधी जी द्वारा 1917 में चला था। पहला ये इनके द्वारा आंदोलन था गांधी जी के द्वारा, चंपारण सत्याग्रह। ये तीन कठिया पद्धति के लिए था, नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला भूख हड़ताल थी, पहली भूख हड़ताल चंपारण सत्याग्रह में 1917 में चला है और बिहार में ये चला है। फिर है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा 1918 में, 1917 के बाद गांधी जी कहाँ गए थे, खेड़ा गए थे। और यहाँ पर लगान लिया जाता था, जब अकाल पड़ा हुआ था तब भी 1/4 से कम मतलब लगान लिया जाता था। तो इन्होंने कहा कि मतलब लगान कम कीजिए, तो खेड़ा सत्याग्रह में वो लगान कम कराने गए थे 1918 में गांधी जी। और ये कहाँ, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ प्रभावित था, ये गुजरात में था खेड़ा सत्याग्रह, ये ध्यान रखिए। खेड़ा सत्याग्रह हमें इजी ये तो पता होता है कि गांधी जी ने चंपारण चलाया, गांधी जी ने खेड़ा चलाया, लेकिन प्रभावी क्षेत्र देखिए, प्रभावी क्षेत्र पूछ लेगा तब यहाँ पर गलती हो सकती है कि चंपारण, चलिए पता होगा कि बिहार में है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ कहाँ प्रभावी था, तो वो गुजरात में चला था 1918 में। अब यहाँ पर आया अगला एका आंदोलन। एका आंदोलन जो है, एका आंदोलन के नेता कौन थे, मदारी पासी सहदेव। कौन था एका,
मदारी पासी सहदेय, सहदेय जब सहयोग करते हैं लोग तो सब एक होते हैं, एक। मदारी पासी सहदेय, एका आंदोलन, तो ये 1921-22 में आया था। 1921 में, अच्छा 1921 में जो मोपाला विद्रोह है वो दोबारा शुरू हुआ था। एका आंदोलन 1921-22 में आया था। मदारी पासी सहदेय नेता थे और ये उत्तर प्रदेश में प्रभावी था। अच्छा, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट है एक आंदोलन। उत्तर प्रदेश में हम सब एक हैं, सब साथ साथ मिलते हैं, मिल के रहते हैं, है ना। तो 1921-22 में आया था, उत्तर प्रदेश में आया था और ये एक आंदोलन, इसके नेता हैं मदारी पासी सहदेय। फिर है बारदोली सत्याग्रह, ये तो पता है बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल। 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। 1928 में क्या और क्या हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था, है ना, भारत में आया था। तो 1928 में साइमन कमीशन जब आया था तभी ये बारदोली सत्याग्रह इनका चालू हुआ था, वल्लभ भाई पटेल का, और ये गुजरात में हुआ था। तेभागा आंदोलन, तेभागा, तीन भागा, तेभागा आंदोलन, इसके नेता हैं कंपाराम भवन सिंह। कौन है? कंपाराम और भवन सिंह। कंपाराम हैं और भवन सिंह। तो तेभागा, भागा कैसे भागे? कांपते हुए भागे। किधर भागे? भवन की ओर भागे। तो तेभागा आंदोलन, कंपाराम भवन सिंह, ऐसे ट्रिक बना के याद करेंगे। तेभागा आंदोलन, कंपाराम भवन सिंह। ये कब आया तेभागा? 1946 और 50 में, जब देश आज़ाद होने वाला था तब ये तेभागा आंदोलन आया था 1946-50 में, और देश आज़ाद होने के बाद तक चला। ये कहाँ चला तेभागा? ये त्रिपुरा और बंगाल में चला, त्रिपुरा और बंगाल में चला। तेलंगाना आंदोलन है, तेलंगाना में कमरैया, कमरैया, तेलंगाना आंदोलन, कमरैया नेता हैं इसके। 1946-51 में चला। तेभागा तेलंगाना, ता से जो ते से हैं, तेभागा तेलंगाना, ये सब उसी टाइम पीरियड में है, 1946 से 50 और 1946 से 51। और जो तेलंगाना है वो पहले आंध्र प्रदेश में ही था, अब अलग हो गया है। तो तेलंगाना आंदोलन जो है इसके नेता हैं कमरैया। जैसे कमर में जब दर्द होती है तो क्या लगाते हैं? तेल लगाते हैं ना। कमर में दर्द होती है तो तेल लगाते हैं, तो इससे याद रखेंगे। तेलंगाना आंदोलन के नेता कमरैया, ये 1946-51 में प्रभावित था और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में ये चला। अब यहाँ पर कुछ ये जो इम्पोर्टेंट सभाएं हैं ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये पूछी गई हैं यूपी SSC की परीक्षाओं में। तो हम देखेंगे, ये किसान सभा है तो ये उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसके नेता कौन है? उत्तर प्रदेश किसान सभा के गौरी शंकर मिश्रा, गौरी शंकर मिश्रा, मोतीलाल नेहरू हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा के। तो गौरी शंकर, मोतीलाल नेहरू। देखो, जब उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो खेती करते हैं तो किससे प्रार्थना करते हैं? गौरी और शंकर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो फसल है वो मोती की तरह लहराए, मोती की तरह चमके, है ना। तो इसका ट्रिक क्या है? उत्तर प्रदेश किसान सभा, गौरी शंकर मिश्रा और मोतीलाल नेहरू नेता थे इसके। और कौन से? जब खेड़ा वो आया था 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तभी उत्तर प्रदेश किसान सभा जो है उसका गठन हुआ था 1918 में। और वो क्षेत्र कौन है? उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पर अवध किसान सभा, अवध भी उत्तर प्रदेश में है, अवध किसान सभा। लेकिन अवध में कौन रहते हैं? राम रहते हैं, अवध के राम। तो बाबा रामचंद्र, नेता इनके कौन है? बाबा रामचंद्र। और ये कब आया अवध किसान सभा? 1920 में, अवध 1920। अच्छा, अवध कैसे लिखा जाता है? आ, वा और धा, ठीक है। तो यहाँ पर आ से 2 बना दो, 2 है, और वा से 0 बना दो, 20। 1920, वा मतलब 20, 1920। तो अवध किसान सभा 1920 में उत्तर प्रदेश में। और फिर है आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, रैयत मतलब किसान, है ना, रैयत मतलब किसान। तो आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, तो ये NG रंगा द्वारा, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा। अच्छा, आंध्र मतलब जो अंधे होते हैं, जो लोग अंधे होते हैं वो किसको नहीं पहचान पाते हैं? रंग को, है ना, किसी भी रंग को पहचान नहीं पाते हैं। तो आंध्र प्रांतीय रैयत सभा के नेता कौन है? NG रंगा। और ये कब बनी? 1928 में, 1928 में। और आंध्र प्रदेश में ये प्रभावी थी, ये बनी थी आंध्र प्रदेश में, 1928 में बनी। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में, और अवध किसान सभा 1920 में,
और आंध्र प्रांतीय जो है 1928 में, 18, 28 और बीच में 20, 18, 20, 28 है ना। अब आगे ये जो सभाएं हैं, बिहार किसान सभा, कृषक प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय किसान सभा। तो ये बिहार किसान सभा है, ये है स्वामी सहजानंद, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार किसान सभा जो है वो स्वामी सहजानंद हैं इसके। अच्छा, अखिल भारतीय किसान सभा एक और है यहाँ पर, अखिल भारतीय किसान सभा के भी हैं स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के भी हैं स्वामी सहजानंद, और बिहार किसान सभा के भी हैं स्वामी सहजानंद। और तो ये बिहार वाला जो है 1929 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ बिहार में। और कृषक प्रजा पार्टी जो है फजल हक, कृषक प्रजा का अपना हक होता है कि वो क्यों हक होता है, क्योंकि वो कर्म करते हैं, मतलब अकरम। तो कृषक प्रजा पार्टी फजल हक और अकरम खान 1929 में इसका गठन हुआ। तो बिहार किसान सभा और कृषक प्रजा पार्टी ये 1929 में इसका गठन हुआ, और ये बंगाल में बनी थी। अखिल भारतीय किसान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में आई थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता थे, और ये लखनऊ में बनी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में बनी स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में। 1936 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1936, वैसे तो 1935 का जो है एक भारत अधिनियम है 1935, उसके एक साल बाद बना था ये अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा कब? लखनऊ 1936 में। लखनऊ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो ठीक है। लखनऊ और 1936 सन भी पूछा जा सकता है। तो हम सारी सभाएं एक बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं। ये नीचे वाली उत्तर प्रदेश किसान सभा गौरी शंकर मिश्रा मोतीलाल नेहरू 1918 उत्तर प्रदेश। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र 1920 उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रांतीय रैयत सभा NG रंगा 1928 आंध्र प्रदेश। तो 18-20 ये उत्तर प्रदेश वाली जो है 18-20 में बनी थी, 1928 में आंध्र प्रदेश वाली। और जो बिहार है, बिहार वाली जो है वो 1929 में बनी थी, 1929। और कृषक प्रजा पार्टी 1929। और 1936 में जो है लखनऊ में जो आते हैं उनके लोग छक्के